वैशाली जिले में शुरू हुआ केला रेशा उत्पाद निर्माण का प्रशिक्षण कार्यक्रम। फसल की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए नेट तकनीक अब मकई की खेतों में और प्याज की उन्नत किस्मों से खेती को मिलेगा नई पहचान। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम और अब खबर विस्तार से। बिहार में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अब पॉली हाउस योजना के तहत किसानों को नई तकनीक से खेती करने की सुविधा दी जा रही है। दरअसल पॉली हाउस एक ऐसा संरक्षित ढांचा है जिसमें मौसम की मार से बचते हुए साल भर सब्जियां और फूलों की खेती की जा सकती है। योजना के तहत किसानों को पॉली हाउस निर्माण पर अनुदान भी दिया जाएगा और साथ ही आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण भी किसानों को मुहैया कराई जाएगी। वैशाली जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई दिशा मिली है, जहां केले के रेशे से बने उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ना है। जिले में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभागियों को केले के तने से रेशा निकालने, उसे धागे में बदलने और फिर उससे हैंडबैग, चटाई, टोपी, फॉइल कवर जैसी कई उपयोगी और आकर्षक वस्तु बनाने की विधि सिखाई जा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देना, कृषि अवशिष्ट का सदुपयोग करना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रशिक्षण में भाग ले रही महिलाएं कहती हैं कि यह न केवल आय का साधन बन रहा है बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी जग रहा है। केले के रेशे से बने उत्पाद वैश्विक बाजार में भी अपनी जगह बना रहा है। यदि इस पहल को सही दिशा में बढ़ाया जाए तो यह वैशाली जिले के ग्रामीण नवाचार और महिला सशक्तिकरण के मॉडल के रूप में स्थापित कर सकता है। खेती सिर्फ हल बैल तक ही सीमित नहीं रह गई है, अब तकनीक ने भी खेती में दस्तक दे दी है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अनोखे तकनीक की जो मकई के खेतों में नेट का प्रयोग है। यह कोई आम जाल नहीं बल्कि किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह एक आधुनिक तकनीक है। दरअसल मकई की फसल को चिड़ियों, कीटों और ओलावृष्टि से बचाने के लिए खेतों के ऊपर यह खास नेट बिछाई जाती है। इस नेट को यूवी रेजिस्टेंट प्लास्टिक से बनाया गया है जो कई मौसमों तक टिकता है। हालांकि इसकी कीमत थोड़ी जरूर है, लेकिन लंबे समय तक फसल को होने वाले फायदे इसे पूरी तरह वाजिब बनाते हैं। यह तकनीक खासकर उन इलाकों के लिए बेहद कारगर है जहां पंछी या मौसम फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और किसान भाइयों को कीटनाशकों पर की निर्भरता कम हो जाती है। प्याज बिहार के प्रमुख फसलों में एक है जो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बदलते मौसम, उन्नत कृषि तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आवश्यकता को देखते हुए बिहार में प्याज की उन्नत किस्मों का विकास और प्रचलन किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। पूसा, रत्ना, नासिक रेड, भीमा राज, अर्का निखिल एवं भीमा सुपर प्याज की किस्में हैं जिसकी खेती कर किसान भाइयों को अधिक मुनाफा दिला सकती है। ब्लास्ट स्प्रेयर एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका उपयोग खेतों में पौधों पर कीटनाशकों, फफूंदनाशक और उर्वरक जैसे रसायनों का छिड़काव करने के लिए किया जाता है। यह यंत्र मुख्य रूप से बागानों और खेतों में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर ऊंचे पेड़ों और बड़े क्षेत्रों में छिड़काव की आवश्यकता होती है। ब्लास्टर स्प्रेयर में उच्च दबाव के 7 रसायनों का छिड़काव किया जाता है जिससे रसायन पेड़ों के ऊपरी हिस्सों और सतह पर पत्तियों पर आसानी से पहुंच सकती है। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव।
लाल आलू 1800 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं सफेद आलू 1650 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई और साथ ही प्याज की कीमत 1700 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान में बादल और तेज हवाओं के कारण लोगों को तीखी धूप से कुछ राहत मिल सकती है। अगले 24 घंटे के मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अभी का तापमान फ्रेंच बीन, भिंडी, लौकी, खीरा की सीधी बुवाई के लिए अनुकूल मानी जाती है क्योंकि बीजों के अंकुरन के लिए यह तापमान माकूल है। किसान भाई ध्यान रखें कि बुवाई के समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना कृषि से जुड़ी सूचनाएं, उन्नत प्रभेद, सफलता की नई कहानी, मंडी भाव, मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। नमस्कार, मैं किशोर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे गर्मा सब्जियों में लगने वाले कीट एवं उनके प्रबंधन के बारे में, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ कर्षण विधियाँ भी किसान ने अपनाना चाहिए, जैसे खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, जल प्रबंधन करना चाहिए, रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। साथ साथ कुछ फेरोमोन पंदा भी फल मक्खी एवं भृंग के नियंत्रण के लिए काफ़ी इस्तेमाल करते हैं किसान भाई, उसका भी जो है इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए ताकि कद्दू, नेनुआ, करेला, ये जो गर्मा सब्जी वर्गीय लगने वाले लाल भृंग, फल मक्खी का हम अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फसलों की बुआई से लेकर उत्पादन के दौरान आप किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें फसलों में कीटों का लगना एक बड़ी समस्या है, जिसका समय रहते निदान किया जाना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि गर्मा सब्जियों में लगने वाले कीट कौन कौन से हैं एवं उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो आइए जानने के लिए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण दादा साहब माने जी से। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाई, गर्मी का मौसम है, बल्कि यूँ कहें गर्मी अपने चरम पे है और सब्जियां जिसकी बाज़ार भाव अभी तो काफ़ी अच्छी है और किसान के लिए खास करके गर्मा सब्जियां जो है उसमें किसानों को अच्छी आमदनी भी होती है और एक बेहतर स्रोत है। कैसे अच्छी आमदनी हो, कैसे आमदनी बढ़ाई जा सके,
इसमें सबसे प्रमुख चीज़ है कीट नियंत्रण या रोग प्रबंधन। कीट और रोग प्रबंधन जो है मुख्य रूप से इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ नूरसराय उद्यान महाविद्यालय के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण दादा साहब माने हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सब्जियां जो हमारे किसानों की रीढ़ कह सकते हैं, चूँकि कैश क्रॉप है, नकदी फसल है सर हमारी, किसान काफ़ी हद तक इस पे कई ऐसे इलाके हैं हमारे यहाँ जहाँ की वो सब्जी प्रमुख इलाका है। खास करके जहाँ से आप हैं नालंदा सर, वो बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है सब्जियों का। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो चिन्हित हैं सब्जियों की खेती के लिए। सही है। तो उस स्थिति में हम सब्जी के कीट नियंत्रण पर क्या, चूँकि हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से सर है कद्दू, लत्तर वाली सब्जियाँ जिसमें कद्दू, खीरा, नेनुआ, ये सारी लत्तर वाली सब्जियों के अलावा भिंडी, बैंगन, तो उसमें कीट नियंत्रण के बेहतर उपाय क्या हो सकते हैं? धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात कही आपने सब्जियों के बारे में। तो अभी जो है गर्मा सब्जियों का उत्पादन हमारे किसान भाई कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि गर्मिया सब्जियां हमारे बिहार में बहुत है। बैंगन है, कद्दू है, परवल है, नेनुआ है, करेला भी है, बाद में आपका बोड़ा है, भिंडी है। तो इसमें से जैसे आप जानते हैं कि कद्दू का उत्पादन अभी गर्मा सब्जियों में प्रमुख है। तो उसमें लगने वाले जैसे कोई मक्खी आती है, लाल भृंग आता है, उसमें जो रस चूसने वाले भी कीट कुछ आते हैं, जैसे माहू है, हरा तेला है, सफ़ेद मक्खी है। तो ये जो गर्मा सब्जियां हैं मुख्य से, जिसे हम अंग्रेजी में कुकुरबिट्स बोलते हैं, कि कद्दू है, परवल है, नेनुना है, तो उसमें रस चूसने वाले जो कीट आते हैं, लाही, माहू, हरा तेला, तो लगातार ये रस चूसने वाले मुखांग होते हैं उसमें। और लगातार रस चूसने की वजह से क्या हो जाता है, पत्तियां सिकुड़ जाती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है और उसका उत्पादन घट जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए मुख्यतः हम अंतर्प्रवाही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि सबसे किसानों का जो ज़्यादा प्राधान्य है उसमें से इमिडाक्लोप्रिड, बाद में आपका मोनोक्रोटोफॉस वगैरह, ये जो अंतर्प्रवाही कीटनाशक दवा है कार्बारिल, इसका इस्तेमाल करके हम रस चूसने वाले जो कीट है उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। साथ साथ जो कद्दू, परवल, नेनुआ पे आने वाला जो लाल भृंग है, मक्खी है, तो ये मतलब ये कोई चबाने वाले मुखांग होते हैं उनको, और ये पत्तियों से वगैरह खाते रहते हैं। बाद में जो फल लग जाए उसे छेद बना के अंदर का गर खाता है, जिसकी वजह से या कद्दू हो या आपका परवल हो, फल सड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। तो उसके लिए आप स्पर्शजन्य कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे फोजालन है, क्विनोलफॉस है, 1 या 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर ये जो परवल, नेनुआ, करेला में लगने वाले मुख्य जो लाल भृंग फल मक्खी कीट है उसका आप नियंत्रण कर सकते हैं। साथ साथ कुछ कर्षण विधियाँ भी किसान ने अपनाना चाहिए, जैसे खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, जल प्रबंधन करना चाहिए, रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। साथ साथ कुछ फेरोमोन पंदा भी फल मक्खी एवं भृंग के नियंत्रण के लिए काफ़ी इस्तेमाल करते हैं किसान भाई, उसका भी जो है इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, ताकि कद्दू, नेनुआ, करेला, ये जो गर्मा सब्जी वर्गीय लगने वाले लाल भृंग फल मक्खी का हम अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। दो तरह के कीट नियंत्रण पे अभी काफ़ी काम चल रही है। एक तो समेकित कीट प्रबंधन एक शब्द का है एग्रीकल्चर में, और दूसरा है सर जैविक कीट नियंत्रण। तो हम इस दोनों पर जानना चाहेंगे, चूँकि समेकित कीट प्रबंधन ये और जैविक कीट नियंत्रण, इस दोनों पे हम आपका मंतव्य, चूँकि किसानों के लिए एक बार में बहुत सारे काम हो जाते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे सलाह देने की उन्होंने विनती की है कि जैसे आप जानते हैं कि जैविक विधि जीवो जीवस्य जीवनम कहा जाता है। सिर्फ शत्रु कीट ही फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इतना ही किसान भाई जानते हैं। लेकिन रासायनिक दवाओं का हमको कम से कम छिड़काव करना है। इसके लिए भगवान ने कुछ मित्र कीट किसानों के लिए दिए हैं। जैसे आप जानते हैं परजीवी कीट है, परभक्षी कीट है, फफूंद है, जीवाणु है, विषाणु है, हार्मोन है। इनका इस्तेमाल करके जब हम कीट नियंत्रण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जैविक कीट नियंत्रण। सर ने बहुत अच्छी बात कही है। तो किसानों को क्या करना है, जो हमारे मित्र कीट है उनकी संख्या फसल में बढ़ाना है, उनका संवर्धन करना है, ताकि रासायनिक दवाओं का छिड़काव कम हो सके और अनावश्यक खर्च में जो वृद्धि हो रही किसानों को उसे हम कम किया जा सके। साथ साथ सर और एक सवाल हमको पूछे कि समेकित कीट प्रबंधन, जिस पे बिहार सरकार, कृषि विभाग, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लगातार भर दे रहे हैं कि वो किसानों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाने पर प्रवृत्त कीजिए। तो ये बहुत अच्छा सर ने बात कही, समेकित कीट प्रबंधन।
तो किसान भाइयों के लिए मैं समेकित कीट प्रबंधन के बारे में ये बताना चाहूँगा कि समेकित कीट प्रबंधन एक कीट प्रबंधन की ऐसी विधि है जिसमें हम उपलब्ध सारे तकनीकों का इस्तेमाल करके कीट नियंत्रण करते हैं। जैसे भौतिक विधि है, यांत्रिक विधि है, जैविक विधि है, कर्षण विधि है, रासायनिक विधि है। जैसे किसान भाई कर्षण विधि, वो मतलब हम खुद का मेहनत करके कीट नियंत्रण करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभी जो सीज़न है अप्रैल मई महीने में, तो वो क्या करते हैं, खेत की गहरी जुताई करते हैं, खेत को खरपतवार से मुक्त रखते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं, जल प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं, रोगरोधी किस्मों का चयन करते हैं, खाद एवं उर्वरक का संतुलित प्रयोग करते हैं। तो ये जो विधियाँ किसान अपनाते हैं जो खर्चिक नहीं है, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, उसे हम बोलते हैं कर्षण विधि। यह हो गया उसका पहला भाग। दूसरा है जैसे भौतिक विधि, मतलब प्रकृति या निसर्ग जो घटक है, जैसे तापमान है, आर्द्रता है, ध्वनि है, प्रकाश है, इनका इस्तेमाल करके कम ज़्यादा उनका प्रमाण करके कीट नियंत्रण किया जाता है, उसे बोलने का भौतिक विधि। तीसरा है यांत्रिक विधि। इसमें हम विभिन्न प्रकार के फंदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रकाश फंदा है, फेरोमोन फंदा है, पीला चिपकने वाला फंदा है। किसान भाई जानते हैं कि जब फसलों में ज़्यादा कीट आती है, रात के समय जब हम बल्ब लगाए, प्रकाश का स्रोत उपलब्ध करें, तो वहाँ से नज़दीक के कीट वहाँ आकर्षित हो जाती है और प्रकाश खंडे में पकड़े जाके मारे जाते हैं। साथ साथ फेरोमोन फंदा भी वही काम करता है, पीला चिपकने वाला फंदा भी काम करता है। तो ये बिना खर्चा रासायनिक दवाओं का छिड़काव कम करके, किसानों का खर्चा बचा के विभिन्न प्रकार के फंदों का इस्तेमाल करके कीट नियंत्रण किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं यांत्रिक विधि। जैविक विधि मैंने पहले ही बताया कि जीवो जीवो से जीवनम, मित्र कीटों का संवर्धन करना है और शत्रु कीटों का नियंत्रण करना है। जो अंतिम विधि है उसे हम बोलते हैं रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में हम रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके कीट नियंत्रण करते हैं। तो समेकित कीट प्रबंधन की एक ऐसी विधि है जिसमें उपलब्ध सारी तकनीकों का एकत्रित इस्तेमाल करके कीट नियंत्रण किया जाता है। अच्छा, ये रासायनिक प्रबंधन और इसमें कौन सा बेहतर हो सकता है? जैविक कीट नियंत्रण जो है और रासायनिक कीट नियंत्रण, दोनों में बेहतर किसानों के लिए कौन हो सकता है? एक छोटा संदेश समझाना। तो रासायनिक दवाओं का आप जरूर छिड़काव कीजिए, लेकिन ऐसे स्तर पे जब कीटों की संख्या आर्थिक नुकसान करने वाले स्तर के ऊपर गई, तब रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके हमको उसको नियंत्रित करना है। अन्यथा जैसे मैंने बताया कि जीवो और जीने दो, जीवो जीवो से जीवनम, जैसे हमको जिंदा रहने का अधिकार है, वैसे कीटों पे भी, फसल पे जिंदा रहने का अधिकार है। इसलिए आर्थिक नुकसान करने वाला स्तर जब उलट जाए तब रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना है, अन्यथा जैविक नियंत्रण करना है, मित्र कीटों की संवर्धन करके शत्रु कीटों को नष्ट करना है। ये जैविक और रासायनिक विधि में ये अंतर है। रासायनिक विधि से तुरंत कीट नियंत्रण मिल जाएगा, लेकिन जैविक नियंत्रण का ये फायदा है कि उससे दूरगामी परिणाम तक कीट नियंत्रण करने आता है। माने साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कीट नियंत्रण के बारे में, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि गर्मियों में गर्मा सब्जियों में लगने वाले कीट और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और हमेशा की तरह नजर डालेंगे कृषि योजनाओं पर। भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कई योजनाएं बनाई हैं, तो आइए देखते हैं उन्हीं योजनाओं में से एक योजना पर आधारित ये शॉर्ट वीडियो फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार
कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि गर्मा सब्जियों में लगने वाले कीट कौन से हैं एवं उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। साथ ही साथ सरकार की कृषि योजनाओं के विषय में भी विस्तार से जानकारी हासिल की। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही कुछ और नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।